बबूल के पेड़ से आम का फल नहीं टपकता है। कुछ ऐसा ही आज एक बार फिर से देखने को मिला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले की सुनवाई की। जैसा कि लोगों को पहले से उम्मीद थी और तमाम वरिष्ठ पत्रकार लगातार देश को आगाह भी कर रहे थे, विपक्षी पार्टियों को आगाह कर रहे थे कि किसी भी रूप में इस मामले को अदालती लड़ाई में न घसीटें। राजनीतिक लड़ाई है, जनता के बीच लड़िए। एक बार मामला अदालत में फंसा तो फिर गुजराती जोड़ी खेल कर जाएगी। वैसा ही रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है। आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में तमाम धुरंधर वकीलों ने अपनी बात रखा, मगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ बातें निकली हैं वो गौर करने वाली हैं। सुनवाई कल भी जारी रहेगी। कुछ बहुत बड़ा निर्णायक आज हुआ नहीं, मगर 2-3 बातें जो निकली हैं वो अपने आप में इस बात का इशारा है कि जो होने जा रहा है वो क्या है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और बागची साहब केचुआ से भी ना आगे निकल जाएं। आधार कार्ड को लेकर इन्होंने गजब की बात कह दी है। उधर बिहार से जैसी रिपोर्ट सामने आ रही है वो अपने आप में चौंकाने वाली है, अद्भुत है, एकदम विश्वगुरु वाली। एक अंग्रेजी रिपोर्ट में यहां तक बताया गया है कि 5000 फर्जी लोग एक ही क्षेत्र में पकड़े गए हैं, वो भी फर्जी वाले। बिहार में नया महादेवपुरा मिल गया है, कर्नाटक वाला। और आज की ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर देख लिया ना तो इस बात का जवाब मिल जाएगा कि साल 2021 में जो जनगणना होनी थी, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने उसे क्यों नहीं करवाया। उस वक्त तो बहाना था कोविड का, मगर हमने आपको बताया है ना कि हुजूर जो कहते हैं वो करते नहीं और जो नहीं कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। यानी जो असल उद्देश्य होता है उसको हमेशा छुपा कर रखा जाता है, और वो उद्देश्य आज आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। पता चल जाएगा कि जनगणना क्यों नहीं करवा रहे। हर तरफ चर्चा होने लगी है कि हिंदुस्तान में दलितों, महिलाओं, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार पर खतरा आ गया है। इन चीजों को लेकर राहुल गांधी ने बाकायदा वेबसाइट भी जारी कर दिया है। ये वाला मिस कॉल कैंपेन से लेकर लोग अपनी अपनी बातें यहां शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा उन्होंने देखा है या शिकार हुए हैं, और अब तक लाखों की संख्या में भारत की जनता यहां पहुंच चुकी है। इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो जरा लंबी होगी, आज रील थोड़ा सा कम देखिएगा, इसको पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार गुजराती चिड़िया खेत चुग के चली गई तो फिर कुछ मिलेगा नहीं, चाहे जितना ढोल पीटते रह जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी आपको मालूम है कि यदि आज देश में गोदी मीडिया न होता तो मामला यहां तक नहीं बिगड़ता। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर लंबी सुनवाई चली। याचिकाकर्ताओं के तमाम वकीलों ने अपने अपने तर्क दिए। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ही पुराना आदेश है कि पात्रता साबित करने का बोझ नागरिकों पर नहीं डाला जा सकता। यह काम चुनाव आयोग को करना है, लेकिन उल्टे गंगा बह रही है। और तो और जो कागज मांगे जा रहे हैं वो ज्यादातर लोगों के पास है नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि आज जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया कि आधार को नागरिकता का पक्का सबूत नहीं मान सकते। अब यही सवाल पैदा होता है कि अगर आधार नागरिकता का पक्का सबूत नहीं मान सकते तो फिर आधार के आधार पर जो निवास प्रमाण पत्र बन रहा है उसको कैसे सबूत मान सकते हैं, क्योंकि केचुआ बिहार में निवास प्रमाण पत्र को एक्सेप्ट कर रहा है, आधार कार्ड को नहीं कर रहा है। और इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग को नागरिकता के सबूत मांगने का अधिकार ही नहीं है तो वो किस हिसाब से चल रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट को यह बात अब तक पता नहीं चली कि नागरिकता संबंधित मामला गृह मंत्रालय का होता है। आज अदालत में चुनाव आयोग ने माना कि गलतियां स्वाभाविक हैं, और अभी तो ड्राफ्ट लिस्ट आई है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बिहार की वोटर लिस्ट में 12 जीवित लोगों को बताया कि ये जिंदा है, मगर इन्हें मृतक बताया गया है। याद दिला दें, पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 14-15 लोगों को पकड़ के लाइए जो जिंदा हो और उनको मृतक बता दिया गया। बाकी आप तो जानते ही हैं, इस तरह की तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है। जहां मरे हुए को जिंदा कर दिया केचुआ ने, जो जिंदा है उनको मार दिया। अभी इसी वीडियो में जो नई रिपोर्ट का खुलासा हम करेंगे उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट की बात सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने केचुआ से कह दिया कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहो भाई केचुआ, क्योंकि तमाम सवाल उठाएंगे और जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह पूरी प्रक्रिया भी रद्द की जा सकती है। यह बात पिछली बार भी कही गई थी, यदि गैर कानूनी पाई गई तो। और चुनाव आयोग से कह दिया कि संशोधन से पहले और बाद में वोटर आंकड़े जिन्हें मृत घोषित किया गया है उन सब को लेकर तैयार रहिए। यानी उत्तर स्पष्ट रूप से होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कदम लिए जा सकते हैं। मुख्य वकील ने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है, बड़े अनुपात में महिलाओं के वोट काटे जा रहे हैं। मगर कुल मिलाकर आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट से लोकतंत्र संबंधी कोई बड़ी रिलीफ नजर नहीं आई। कहीं ना कहीं आधार के मामले में केचुआ का तर्क स्वीकारोक्ति की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, केवल एक सीट पर नहीं बल्कि वोटर लिस्ट में नेशनल लेवल पर घोटाला गड़बड़ी हुई है और सब कुछ सिस्टमेटिकली किया जा रहा है।
है। बिहार में जो वोटर लिस्ट अपडेट हुई है उसमें 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर मिली है। जरा सोचिए, एक महिला 124 साल तक जिंदा है और 124 साल में पहली बार उन्हें याद आया कि नागरिक है इस देश की, बिहार में बाहर वाली सरकार बनानी है, इसलिए वोटर ID कार्ड बनवाने निकल पड़ी है। इनका नाम है ममता देवी और इन्हीं के नाम का और फोटो वाली टी शर्ट पहन के आज संसद में तमाम विपक्षी सांसद पहुंचे थे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस तरह की अनलिमिटेड केसेस हैं, पिक्चर अभी बाकी है, अब तक हमारे पास सबूत नहीं था लेकिन अब हमारे पास सबूत है। चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो एक व्यक्ति एक वोट को सुरक्षित करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है तो हम करवाएंगे। गली गली में शोर है, मोदी वोट चोर है, वोट चोर गद्दी चोर। दिल्ली की सड़कों पर जब विपक्ष ने यह नारा लगाया तो पूरे देश का माहौल बदल गया। हरियाणा और महाराष्ट्र की हार के बाद विपक्ष में एक नई जान आ गई है और तभी 300 से ज्यादा सांसद वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाते हुए इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने को कूच कर गए। मगर रास्ते में अमित शाह की दिल्ली पुलिस आ गई और तब आपको समझ में आता है कि वोट चोरी के मुद्दे से नरेंद्र मोदी की सरकार कितनी डरी हुई है। मेहमानों को समझ में आ गया कि अमित शाह के खासम खास ज्ञानेश कुमार ने उनके सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर पानी फेर दिया है। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री का सपना ध्वस्त हो गया है और यह सपना था अनंत काल तक दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लेने का। याद तो होगा ही शाह ने किस तरीके से कहा था कि 50 साल तक राज करेंगे। मगर पूर्वांचल में एक कहावत है कि ज्यादा तेज आदमी 3 जगह से गू खाता है, हाथ, मुंह और कपार। ज्ञानेश कुमार के साथ वही हो गया है। वोट चोरी का आरोप केंचुआ के माथे चिपक गया है, या कहिए कि राजीव कुमार के पाप को ढकने के लिए ज्ञानेश कुमार ने जो किया उसका अंजाम यही होना ही था। और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने राजीव कुमार के खिलाफ FIR तक की मांग शुरू कर दी है। TMC की 4 डिमांड है। पहली ये कि वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन के लिए राजीव कुमार के खिलाफ तुरंत FIR हो। दूसरी डिमांड है बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को पब्लिक करने की। तीसरी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को यानी SIR को खत्म करने की। और चौथी डिमांड है राजनीतिक पार्टियों से बूथ लेवल जानकारियां मांगने बंद की जाएं। इंडिया गठबंधन के प्रोटेस्ट में जब राजीव कुमार के खिलाफ FIR की मांग उठी तो समझ लीजिए कि विपक्ष इस मुद्दे पर कितना सीरियस है, क्योंकि मामला 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव का भी है। और भारत की हर विपक्षी पार्टी वोट चोरी और चुनाव के फर्जीवाड़े से परेशान रही है, चाहे वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो या ममता बनर्जी की TMC, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या फिर शरद पवार की NCP। इसलिए 85 साल की उम्र में शरद पवार दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गए, बाकायदा कुर्सी लगाकर, और उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी सड़क पर बैठ गए। महादेवपुरा के मामले में राहुल गांधी के खुलासे के बाद शीशे पर लिखी इबारत की तरह अब एक बात साफ हो गई है कि विपक्ष को चुनाव आयोग पर एकदम रत्ती भर भी भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा चौपट हो गया, क्योंकि महामानव की ख्वाहिश वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए पूरे देश की सत्ता पर एक बार में कंट्रोल करने की थी। मगर इस साजिश का भांडाफोड़ हो गया है। विपक्ष अब कभी भी वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट नहीं करेगा और शायद इस देश की जनता भी नहीं करेगी कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से चुनाव जीते हैं और क्यों अमित शाह ताल ठोंक के दावा करते हैं कि बीजेपी इतनी सीट जीत जाएगी तो उतनी सीट जीत जाएगी, क्योंकि हर बार गोदी मीडिया का एग्जिट पोल भाजपा को जिताता है। और क्यों एग्जिट पोल के जरिए माहौल बना दिया जाता है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत रही है और जीत का सेहरा मोदी के सिर बंध रहा है। और ऐसा एक साल से नहीं बल्कि 2014 के बाद से लगातार चल रहा है। पिछले लगभग 11.5 सालों में हर राज्य में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और लगभग हर जगह गोदी मीडिया ने बीजेपी की सरकार बनवाई है। राहुल गांधी ने यही तो कहा था कि माहौल कुछ और होता है, रिजल्ट कुछ और आता है, लेकिन अब जनता को पता चल गया है कि बीजेपी की सीटें कैसे आती हैं। आप हरियाणा का चुनाव देखिए, हर एग्जिट पोल में कांग्रेस जीत रही थी, शुरुआती नतीजे आ रहे थे तो कांग्रेस जीत रही थी, मगर अंत में भाजपा की प्रचंड जीत हुई। और चुनाव प्रचार के टाइम ही मोदी ने कह दिया था कि हरियाणा तो भाजपा ही जीतेगी, विपक्ष की हार निश्चित है। महाराष्ट्र में इन्होंने रिपीट किया कि विपक्ष का हरियाणा जैसा हाल महाराष्ट्र में भी होगा। तो घनघोर एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी मोदी को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? और विपक्ष को शुरू से ही इस बात का यकीन था कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। बार बार सवाल उठ रहे थे मगर सबूत नहीं था। और अब राहुल गांधी के पास सबूत है, पूरे देश के पास सबूत है। इसलिए इंडिया गठबंधन की हर पार्टी एकजुट है। आम आदमी पार्टी वालों ने तो खुलेआम कह दिया कि वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, मगर संजय सिंह से लेकर संदीप पाठक तक सब इंडिया गठबंधन की डिनर पार्टी से लेकर प्रोटेस्ट तक में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हर पार्टी को मुद्दा समझ में आ गया है। यह वो मुद्दा है जो मोदी के खिलाफ अन्ना आंदोलन से भी बहुत बड़ा यानी राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर सकता है। बिहार में तेजस्वी और राहुल गांधी के मैदान में उतरने के बाद जमीनी माहौल बहुत तेजी से बदलने वाला है। मगर यह लड़ाई कोर्ट के बूते नहीं लड़ी जा सकती। बार बार तमाम वरिष्ठ पत्रकार इस तरफ इशारा कर रहे हैं और हिंदुस्तान टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा ने भी कहा कि विपक्ष को किसी भी हालत में बीजेपी को वोटर लिस्ट वाले केस को कोर्ट में घसीटने का मौका नहीं देना चाहिए। यह एक राजनीतिक लड़ाई है बीजेपी और उसके बंधुआ चुनाव आयोग के खिलाफ
खिलाफ, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन उन 65 लाख लोगों की लिस्ट भी नहीं दे रहा जिनको ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। दरअसल बीजेपी और केंचुआ किसी भी तरीके से वोटर लिस्ट वाले मामले को अदालती बनाना चाहते हैं ताकि विपक्ष प्रोटेस्ट न कर पाए, और एक बार मामला कोर्ट में गया तो किस्सा खत्म, चलता रहेगा सालों साल, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, मगर देश को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए हर पार्टी अब सड़कों पर लड़ना चाहती है, जनता के बीच लड़ते हुए दिखना चाहती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद भी राजनीतिक पार्टियां कोर्ट पहुंची थी, और जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि याचिकाकर्ता वकील महमूद प्राचा को चुनाव का डिजिटल डाटा दे दीजिए, तो नरेंद्र मोदी और केंचुआ ने कानून बदल दिया। मतलब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मगर इलेक्शन कमीशन का कानून बदलना इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि बीजेपी और केंचुआ मिले हुए हैं। तो जिस चुनाव आयोग पर विपक्ष को भरोसा नहीं, देश की जनता को भरोसा नहीं, एक रत्ती का भरोसा नहीं, उस देश में वन नेशन वन इलेक्शन होगा कैसे? वैसे हमने पहले भी कई बार आपको बताया है कि वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे का एजेंडा क्या है। एजेंडा साफ है कि एक बार खेला करो और 5 साल आराम से बैठे रहो। 5 साल में तो विपक्ष नस्तनाबूद हो जाएगा, फिर अगली बार एक बार खेला करना होगा ना, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ बहुत आसान है और इसे पकड़ना बहुत मुश्किल। इसलिए अमित शाह ने संसद में ताल ठोक कर कहा कि विपक्ष अभी 20 साल और सत्ता से दूर रहेगा। इसके पहले कह चुके थे कि भाजपा अगले 50 साल तक राज करेगी और नरेंद्र मोदी अगले 1000 साल का मास्टर प्लान जनता से बतियाते रहते हैं। मगर राहुल गांधी के खुलासों के बाद नरेंद्र मोदी और उनके केंचुआ को समझ में आ गया है कि विपक्ष ने चुनावी धांधली को रंगे हाथ पकड़ लिया है और अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इस बात को याद रखिए कि नरेंद्र मोदी को यह सारी धांधली करने में जनगणना न कराने का बहुत बड़ा फायदा मिला है, क्योंकि अगर जनगणना हुई होती तो विपक्ष को मालूम होता कि 2021 तक बिहार की या बिहार की किसी भी विधानसभा सीट की जनसंख्या कितनी है, वहां 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों की कितनी संख्या है, क्योंकि 2025 में यही बच्चे तो 18 साल के होकर वोटर बनते और विपक्ष के लिए आंकड़ा लगाना आसान हो जाता। महाराष्ट्र का खेल किसी भी राज्य में दोहराया नहीं जाता और जनगणना हुई होती तो महाराष्ट्र का खेल भी आसानी से पकड़ में आ जाता, क्योंकि 5 महीने में 40 लाख से ज्यादा वोटर कहां से आ गए भाई? इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है। वैसे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जनगणना क्यों नहीं की गई, और 2021 में जनगणना हुई होती तो इसका पता लगाना भी आसान होता, वोटर लिस्ट का फर्जीवाड़ा तुरंत पकड़ में आ जाता। इलेक्शन कमीशन एक विधानसभा सीट पर 1 लाख फर्जी वोट जोड़ नहीं पाता। 2011 के बाद इस देश में जनगणना हुई नहीं, और जो जनगणना 2021 में होनी थी अब वो 2027 में करने की बात हो रही है। मगर नरेंद्र मोदी को खेल कुछ और करना था। खेल आप समझ गए होंगे, इसलिए कोरोना के बहाने जनगणना नहीं करवाया, क्योंकि खेल वोटर लिस्ट में भी हो रहा था। और सबूत अब आपके सामने है। कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर जो हुआ वही खेल बिहार में भी करने की तैयारी हो रही है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका पर्दाफाश किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने बिहार की वाल्मीकि नगर सीट पर 5000 फर्जी वोट जोड़े हैं, क्योंकि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है वो उत्तर प्रदेश के में भी वोटर है। हद तो तब हो गई कि इनके नाम, उम्र और रिश्तेदारों के नाम हूबहू मिल रहे हैं, बस पते बदल दिए गए हैं। अब सबसे मजेदार यह है कि हर वोटर के पास 2-2 ईपीआईसी नंबर है। क्या केंचुआ का महादेवपुर वाला मॉडल बिहार में भी लागू हो गया है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 1000 से ज्यादा वोटरों का नाम, उम्र और रिश्तेदारों के नाम यूपी की वोटर लिस्ट से हूबहू मिलते हैं, मगर हर वोटर को बिहार में नया ईपीआईसी नंबर दिया गया है। ये तो वही बात हो गई कि एक ही माल को 2 दुकान में अलग अलग लेबल लगाकर बेच दिया जाए, जैसे कि छेदीराम उम्र 45 साल, यूपी के खड्डा में इनका ईपीआईसी नंबर है TWZ35269795, और बिहार में वाल्मीकि नगर में इन्हीं का ईपीआईसी नंबर हो जाता है UIM3397304। तो क्या छेदीराम यूपी के होकर बिहार में भी वोट डालेंगे? ये सीधे सीधे महादेवपुरा वाला मॉडल है कि नहीं? रिपोर्ट में कहा गया है कि वाल्मीकि नगर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 4000 से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जिनके नाम या रिश्तेदारों के नाम में 1 से 3 अक्षर बदल दिए गए हैं या उम्र में 1 से 4 साल का चेंज कर दिया गया है, जैसे कि शबनम खातून उम्र 33 साल, रिश्तेदार इश्तियाक अहमद, यूपी के सिसवा में इनका ईपीआईसी नंबर NDL 1943968 है, और बिहार में वही शबनम खातून शबनम खटून हो गई है। रिश्तेदार का नाम इश्तियाक अहमद और उम्र 34 साल है। एक और केस देखिए, राम नारायण यादव, पिता मोहित यादव, उम्र 39 साल, यूपी के पडरौना के वोटर है। ये सब गोरखपुर का इलाका है, और बिहार में इनका नाम राम नारायण उम्र 38 साल हो गया है। ऐसे ही हीरा लाल कुशवाहा यूपी में है और बिहार में हीरामन कुशवाहा बनकर वोट डालने को तैयार है। मतलब केंचुआ के वोटर लिस्ट को मिक्सर में डालकर फेंट दिया गया है और चुनाव जीतने का नया मसाला तैयार हो गया है। सवाल यह है कि क्या ये असली लोग हैं जो गलती से 2 जगह रजिस्टर्ड हो गए, या फिर 2 के दोनों फर्जिए हैं? याद रखिए कि केंचुआ ने 24 जून को बिहार की वोटर लिस्ट को 90 दिन में चकाचक करने का ढोल पीटा था। कहा था कि मरे हुए वोटर, डुप्लीकेट वोटर, अवैध प्रवासी और पुराने पते छोड़कर चले गए लोगों को हटा दिया जाएगा। पिछले दिनों गोदी मीडिया के लपट झंडिसों ने
केंचुआ के हवाले से यह भी बोलना शुरू कर दिया कि ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि क्या मरे हुए लोगों को भी वोट डालने दें, विदेशियों को भी वोट डालने दें। विदेशियों का तो पता नहीं चला, एक को नहीं मिला, जबकि जो मरे हुए हैं उनका नाम शामिल है। मगर द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने साबित कर दिया है कि ये एसआईआर का तमाशा कुछ और नहीं, बस पुराने रायते को नई थाली में परोसने की कवायद है। वाल्मीकि नगर में 5000 से ज्यादा फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों का पकड़ा जाना केंचुआ के दावों की हवा निकालने वाला है। और अब न दिल्ली वाला हेडक्वार्टर जवाब दे रहा है, न बिहार का ऑफिस। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पीआरओ अशोक गोयल ने बस इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये ड्राफ्ट लिस्ट है, अभी क्लेम और ऑब्जेक्शन का वक्त है। सवाल यह है कि जो मर गया वो क्लेम कैसे करेगा रे केंचुआ? अरे भाई, जब 7 करोड़ से ज्यादा वोटरों की लिस्ट एक महीने में बिना कागजात के बन गई तो 30 दिन में कौन सा जादू कर लोगे तुम? ये कैसा फर्जीवाड़ा चल रहा है? ध्यान रखिएगा, यहाँ एक सीट की बात नहीं है, बिहार में 243 सीट है। समझिए कि एसआईआर के बावजूद किस लेवल का फर्जीवाड़ा चल रहा है। और बिहार में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का अंतर 5000 वोट से कम होता है, और वाल्मीकि नगर में 5000 वोटर फर्जी जोड़ दिए गए। ये वन साइडेड फर्जीवाड़ा है। मगर कितने लोगों को नाम काटे गए हैं इसका वेरिफिकेशन होना अभी बाकी है। 2020 में इस सीट पर जेडीयू को जीत मिली थी और अब कांग्रेस का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर था। जीत हार का अंतर 21000 वोट था। तो अब आप सोच लीजिए कि फर्जी वोटर किसकी तरफ वोट करेंगे और नतीजा किसके पक्ष में आएगा। और बात सिर्फ एक रिपोर्ट की नहीं है। दैनिक भास्कर ने बिहार की वोटर लिस्ट पर फैक्ट चेक किया है तो गजब का फर्जीवाड़ा निकल के सामने आया है। भास्कर ने लिखा है कि मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269 लोग रहते हैं और जमुई में 247 वोटर रहते हैं। यानी बिहार के वोटर लिस्ट में ऐसे बहुत सारे एड्रेस हैं जहां एक ही पते पर सैकड़ों वोटर रहते हैं। ज्ञानेश कुमार को बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार में ऐसी वोटर लिस्ट क्यों बनाई है जहां यूपी के वोटरों का नाम बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में हूबहू मिलता है। अच्छा, ये भी नहीं है कि यूपी बिहार का एक साथ एसआईआर हो रहा है, तब तो बहाना होता कि अरे भैया टेक्नोलॉजी है, मैच कर गया है, गड़बड़ा गया है। अभी तो खाली बिहार का चल रहा है। ये कैसा फर्जीवाड़ा है? क्या केंचुआ हलफनामा या शपथ पत्र देगा? क्या ज्ञानेश कुमार की इतनी हिम्मत है कि शपथ पत्र पे साइन करेंगे और कहेंगे कसम खा के कि माई कसम बिहार की वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है? विद्या कसम खा लें, विद्या अगर हो तो, अगर नहीं तो फिर वो किस मुंह से राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहे हैं? सोचिए, तमाम सबूत देने के बाद, केंचुआ का ही कागज दिखाने के बाद भी कह रहे हैं कि शपथ पत्र दो। काहे का शपथ पत्र भाई? वो अलग बात है कि 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन पर खुलकर निशाना साधते थे और तब चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी से न तो कोई शपथ पत्र मांगता था और न ही कोई हलफनामा। महादेवपुरा मॉडल के खुलासे के बाद नरेंद्र मोदी का 8 मई 2014 का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में मोदी ने लिखा था कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को लेकर चिंतित नहीं है, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह करना पड़ रहा है। मगर जनता ने 2014 के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह नहीं किया और 11 साल बाद मोदी राज में जनता को चुनाव आयोग पर बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया है। वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी का अभियान जन आंदोलन बन चुका है। वोट चोरी की वेबसाइट शुरू होने के 24 घंटे में 15 लाख लोगों ने वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर किया और सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने मिस कॉल दिया है और यह बताता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जनता वोट चोरी के खिलाफ लड़ने को तैयार है। आप भी चाहें तो इस वेबसाइट पर जाइए और अपना काम करिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। और नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया है कि यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, नेहरू और अंबेडकर के दिए अधिकार को बचाने की लड़ाई है। याद रखिए कि दलितों और पिछड़ों से वोट डालने का अधिकार छिन गया तो उनकी हालत फिर से गुलामों वाली हो जाएगी। ये बात मैं बार बार दोहराता हूं, एक बार फिर से याद दिलाता हूं। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत देश की महिलाओं, गरीबों, कुचले दबे और ओबीसी के लिए है, दलितों के लिए है, उन अल्पसंख्यकों के लिए है जो लगातार निशाने पर होते हैं। और स्क्रोल की रिपोर्ट है कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं के नाम ज्यादा कटे हैं। और बिहार की जाति जनगणना के आंकड़ों को देखें तो बिहार में 17% मुसलमान हैं और 70% से ज्यादा दलित, पिछड़े और अति पिछड़े हैं, यानी हिंदुओं के नाम ज्यादा कटे हैं। अब यह भी कुछ दिन में पता चलिए जाएगा कि हिंदुओं में किसके ज्यादा कटे हैं और इसका इंतजार करने की भी क्या जरूरत है। जो ज्यादा होंगे उन्हीं का कटेगा, जिनसे डर होगा उन्हीं का कटेगा। तो उनमें दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की संख्या भी ज्यादा होने की आशंका है। महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी है। और 8 अगस्त को बिहार की रैली में अमित शाह इन्हीं लोगों से पूछ रहे थे कि घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाया जाना चाहिए कि नहीं। अरे भैया, ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? चुनाव आयोग को पूछना चाहिए। पूछ रहे थे कि चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं। आप होते कौन है ये सवाल करने वाला? वो अलग संस्था है, आप अलग संस्था है। मगर यहीं पर एक बड़ा सवाल ये पैदा हो जाता है कि अगर इनको लगता है, गृह मंत्री को लगता है कि बिहार में घुसपैठिए हैं, तो सबसे पहले आप इस्तीफा दीजिए। ये आप ही की जिम्मेदारी थी कि देश में कोई बाहरी न घुस जाए और घुस के वोटर न बन जाए। आपका काम था, आप फेल हुए। अमित शाह पहले इस्तीफा दीजिए, तब बात करिएगा। मगर स्क्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी बिहार के सीमांचल वाले इलाके में हिंदुओं के साथ खेला हो गया। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में हिंदू वोटरों को उनकी आबादी के मुकाबले कहीं ज्यादा बाहर कर दिया गया है। इन जिलों में मुसलमानों की आबादी 38% से लेकर 68%
5% के बीच है, लेकिन यहाँ हिंदू वोटरों के वोटर लिस्ट से बाहर होने का परसेंटेज उनकी आबादी के अनुपात में 6 से 9% तक ज्यादा है। माने अररिया में हिंदुओं की आबादी 57% है, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए वोटरों में 65.4% हिंदू हैं, यानी कि 8% से ज्यादा अंतर है। इस एनालिसिस का एक दूसरा पहलू यह है कि सीमांचल के इलाके में हिंदू वोटरों का नाम उन सीटों पर सबसे ज्यादा कटा है जहां 2020 के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस को जीत मिली थी। यानी फाइनल निशाना कौन है आप जानते हैं, और जिन सीटों पर बीजेपी का विधायक है वहां नाम कटने का अनुपात बहुत ही कम है। अब सवाल यह है कि ऐसा काहे हुआ है? पूरे बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 65 लाख वोटरों के नाम पर लाल निशान लगे हैं और 83% से ज्यादा गैर मुस्लिम और 16.3% मुस्लिम है। यह आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुपात में लग सकता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखें तो बिहार में 82.7% हिंदू और 16.9% मुस्लिम थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। एक बार जनता के हाथ से वोट का अधिकार गया तो नेताजी 5 साल में 21 बार पैर छूने आएंगे, और पैर भी छूने नहीं आएंगे। कहां आते हैं आप सोचिए ना। इस सरकार ने पिछले 10 साल में 11 साल में जन विरोधी कितने काम किए हैं और खुलकर किया है। ये क्यों हो पाता है? इतना कलेजा कहां से आता है? इसी केंचुआ से, क्योंकि मालूम है कि जनता वोट दे चाहे ना दे, खेला हो जाएगा। अगर ये मालूम न होता, ये भरोसा न होता, तो 3 कृषि कानून ना आते, अग्निवीर जैसी योजना ना आती। यानी कुल मिलाकर एक बार वोटिंग का अधिकार चला गया तो फिर जिंदगी बधुआ मजदूरों वाली हो जाएगी, क्योंकि चुनाव में जीतेगा कौन ये आपके हाथ में होगा ही नहीं। आप ये नहीं बोल पाएंगे कि अगले चुनाव में देख लेंगे नेताजी, सब कुछ महामानव के हाथ में होगा, और इसका सबसे ज्यादा असर दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और महिलाओं पर होगा। इसलिए अपना सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, यही आपका हथियार है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।